सी व्हाट इज कंप्लीट डोमिनेंस। जो केस अभी हमने पढ़ा है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, उसमें कंप्लीट डोमिनेंस थी। कैसे कंप्लीट डोमिनेंस थी? अगर लिखा इस तरह से हो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, आप इसे टॉल कंसिडर करेंगे, ड्वार्फ कंसिडर करेंगे, दिस इज टॉल। इसका मतलब ये है कि कैपिटल टी इट इज 100% expressed, small t is 0% expressed। अगर हेट्रोजाइगस स्टेट में एक 100% एक्सप्रेस हो, अगला 0% एक्सप्रेस हो, तो हम इसे कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। टी इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? ये केस देखते हैं। जापानीज 4 o'clock एक फ्लावरिंग प्लांट है। उसमें जब R1 अलील्स होते हैं तो रेड फ्लावर्स होते प्लांट्स में। जब R2 अलील्स होते हैं तब वाइट फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स में, वाइट फ्लावर्स। उन्होंने देखा कि जब हम रेड फ्लावरिंग प्लांट्स को वाइट फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ क्रॉस करते हैं, R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2, तो इसके ऑफस्प्रिंग में F1 जनरेशन में कोई भी प्लांट ऐसा नहीं जिसमें रेड फ्लावर्स हो, कोई भी प्लांट ऐसा नहीं जिसमें वाइट फ्लावर्स हो। सब में फ्लावर्स किस कलर के होंगे? सारे के सारे पिंक फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। पिंक पिंक, इट इज पिंक, इट इज पिंक। अब पिंक क्या है? पिंक रेड और वाइट का इंटरमीडिएट कलर है। इट मीन्स हेट्रोजाइगस स्टेट में R1 कंप्लीटली एक्सप्रेस हो रहा है ना R2 कंप्लीटली एक्सप्रेस हो रहा है, दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं और इफेक्ट इंटरमीडिएट आ रहा है। इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आपने क्या मेंशन करना है कि इन हेट्रोजाइगस स्टेट both alleles are expressed and the effect is intermediate, and the effect is intermediate. Pink is intermediate between red and white. What is कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस का मतलब है कि दोनों अलील्स एक्सप्रेस हो, यह है कोडोमिनेंस। अगर दोनों अलील्स एक्सप्रेस हो, इट इज कोडोमिनेंस। इसका केस देखते हैं। ये कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस से डिफरेंट है। अब अभी ब्लड टाइपिंग पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप्स, उसमें एक टाइप ये है, अगर LM अलील्स हो किसी इंडिविजुअल में, LM अलील्स हो तो एंटीजन प्रोड्यूस होगा M टाइप का, RBC के ऊपर M टाइप एंटीजन प्रोड्यूस होगा और ब्लड ग्रुप कहलाएगा ब्लड ग्रुप M टाइप कहलाएगा। अगर LN ये अलील्स हैं तो एंटीजन प्रोड्यूस होगा N टाइप और ब्लड ग्रुप कहलाएगा N टाइप।
उन्होंने देखा कि अगर LM और LN एक साथ हो, ये अलील्स हो, अब कौन सा एंटीजन प्रोड्यूस होगा? देखा कि अब M टाइप और N टाइप दोनों एंटीजन प्रोड्यूस होते हैं, और ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? MN टाइप कहलाएगा। अगर दोनों अलील्स हेटेरोजाइगस स्टेट में एक्सप्रेस हो, ये भी एक्सप्रेस हो रहा है, ये भी एक्सप्रेस हो रहा है, और दोनों का अपना इफेक्ट 100% शो करे, इफेक्ट इंटरमीडिएट भी ना हो, इसे को डोमिनेंस कहते हैं। इसकी मजीद एग्जांपल अभी हम ब्लड टाइप्स में पढ़ेंगे कि को डोमिनेंस क्या होगी, कि इन हेटेरोजाइगस स्टेट, in heterozygous state both alleles are expressed, and the effect is not intermediate, it is codominance। अब आप इसको कंपेयर कर ले इस प्रीवियस केस के साथ। इसमें देखिए ये भी एक्सप्रेस हो रहा है, ये भी एक्सप्रेस हो रहा है, मगर इफेक्ट इंटरमीडिएट आ रहा है, इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। कोडोमिनेंस में अगेन दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं मगर इफेक्ट इंटरमीडिएट नहीं है, MN दोनों प्रोड्यूस हो रहा है, ये होगा कोडोमिनेंस का केस। नाउ ओवर डोमिनेंस, व्हाट इज ओवर डोमिनेंस? डोर्सोफिला इज एन इंसेक्ट जिस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम आगे पढ़ेंगे। डोर्सोफिला में अगर अलील्स ये हों तो वाइट आइज होंगी, अगर अलील्स ये हों तो रेड आइज होंगी। अब अगर वाइट वाले अलील्स हो WW, तो वाइट पिगमेंट कितना प्रोड्यूस होगा? वाइट पिगमेंट इतना प्रोड्यूस होगा। मैं वाइट पिगमेंट को फिलहाल ब्लू से शो करता हूं। एक्सक्यूज मी, ये वाइट पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर रेड W+ अलील्स हो तो रेड पिगमेंट प्रोड्यूस होगा, ये रेड पिगमेंट। अब देखा ये गया कि जब इसकी हेटेरोजाइगस स्टेट होती है, यानी W+ के साथ आता है, ये स्टेट होती है, तो वाइट पिगमेंट पहले से भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और रेड पिगमेंट भी पहले से कहीं ज्यादा प्रोड्यूस होता है। किस तरह से देखें, इस हेटेरोजाइगस स्टेट में वाइट अपने आप को पहले से भी ज्यादा एक्सप्रेस करेगा, ये होगा वाइट। रेड अपने आप को पहले से भी ज्यादा एक्सप्रेस करेगा और कलर ब्राउन टाइप हो जाएगा, तो ये कहलाएगा ओवर डोमिनेंस। इसमें और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फ़र्क क्या, वहाँ पर भी दोनों अलील्स एक्सप्रेस कर रहे थे, इफेक्ट इंटरमीडिएट आ रहा था, मगर यहाँ पर जो हेटेरोजाइगस स्टेट है इसमें हर अलील अपने आप को होमोजाइगस स्टेट से भी ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है। वाइट पहले से भी ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, रेड पहले से भी ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर हेटेरोजाइगस स्टेट में हर अलील अपने आप को ओवर एक्सप्रेस करे, इट इज़ ओवर डोमिनेंस। सो इन हेटेरोजाइगस स्टेट each allele is over expressed. See these dominance relations again. What is complete dominance? Heterozygous state में एक 100% एक्सप्रेस हो रहा है, अगला 0% एक्सप्रेस हो रहा है, इट इज कंप्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हेटेरोजाइगस स्टेट में, इस स्टेट में दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं और इफेक्ट इंटरमीडिएट आ रहा है, इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस, हेटेरोजाइगस स्टेट में दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं और हर एक का इफेक्ट इंटरमीडिएट की बजाय कंप्लीट आ रहा है, इट इज कोडोमिनेंस।
ओवर डोमिनेंस में क्या हो रहा है, हेटेरोजाइगस स्टेट में हर एक अपने आप को पहले से कहीं ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, इट इज़ ओवर डोमिनेंस। सी कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल अलील्स, नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक मल्टीपल अलील्स का और ब्लड एंटीजेंस का कंसेप्ट। इसमें आप ये सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे कि कौन किसे ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, ए टाइप, बी टाइप, ओ टाइप, ए बी टाइप, इन सब का क्या कंसेप्ट है। ये देखा गया कि क्रोमोसोम 9 के ऊपर, क्रोमोसोम 9 का मतलब होगा 9th पेयर, ठीक है। क्रोमोसोम 9 के ऊपर अलील्स होते हैं, वो अलील्स आई से शो करते हैं, आई, क्रोमोसोम 9 के ऊपर अलील्स होते हैं, वो आई से हम शो करते हैं और ये अलील्स हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करते हैं। जो क्रोमोसोम 9 के ऊपर अलील्स हैं, अगर ये इस फॉर्म में हो, आई ए के फॉर्म में हो या आई ए स्मॉल आई के फॉर्म में हो, तो हमारे आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन लगेगा जिसे हम एंटीजन कहते हैं, एंटीजन ए प्रोड्यूस होगा, एंटीजन ए, और हमेशा ऑपोजिट टाइप की एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी भी होगी। ब्लड ग्रुप बनता है एंटीजन के नाम से, तो इस शख्स का ब्लड ग्रुप होगा ए, जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो एक और शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसे ब्लड दे सकता है, और जिसका ब्लड ए बी होगा उसे ये ब्लड दे सकता है, और ये ब्लड कहाँ से रिसीव कर सकता है, ए से रिसीव कर सकता है, ओ से रिसीव कर सकता है। अब ये किसे ब्लड दे सकता है, किससे रिसीव कर सकता है, मैं फिलहाल वैसे ही लिख रहा हूँ, ये बाय कंसेप्ट आज ही आपको क्लियर होंगे इंशाल्लाह आगे के टॉपिक्स में। इसी तरह से अगर इस क्रोमोसोम 9 के ऊपर अलील्स ये हो, आई बी या आई बी स्मॉल आई एक्सप्रेस नहीं होता, तो एंटीजन बी प्रोड्यूस होगा आरबीसी के ऊपर, एंटीबॉडी ऑपोजिट होगी ए, ब्लड ग्रुप होगा बी टाइप, जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो बी को ब्लड दे सकता है, ए बी को ब्लड दे सकता है, ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये सबसे ब्लड ले सकता है, क्यों ले सकता है अभी आपको क्लियर होगा। बी किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, बी से ब्लड रिसीव कर सकता है, ओ से ब्लड रिसीव कर सकता है, ओ सबको ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है। अगर किसी के क्रोमोसोम 9 के ऊपर अलील्स ये हो आई ए आई बी, तो एंटीजन कौन सा प्रोड्यूस होगा, ए बी प्रोड्यूस होगा, बी प्रोड्यूस होगा। आई ए आई बी के दरमियान को डोमिनेंस होती है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर ये दोनों एंटीजन से कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, जो एंटीजन्स होंगे उस टाइप की एंटीबॉडी कभी भी नहीं होगी। ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, एंटीजन्स कौन से हैं, ए बी, तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, ए बी। ये ए बी किसको ब्लड दे सकता है, ये ब्लड दे सकता है ए बी को, किससे रिसीव कर सकता है, ओ से रिसीव कर सकता है, ए से रिसीव कर सकता है, बी से रिसीव कर सकता है, ए बी से रिसीव कर सकता है, सबसे रिसीव कर सकता है।
ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। नेक्स्ट, अगर क्रोमोसोम 9 के ऊपर अलील्स ये हो स्मॉल आई, तो एंटीजन कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगा। जब एंटीजन्स एब्सेंट होंगे उस टाइप की एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, ए बी मौजूद होंगी। ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ब्लड ग्रुप कहलाएगा ओ, जीरो टाइप या ओ टाइप, कोई भी एंटीजन नहीं है। अब ये किसे ब्लड दे सकता है? ओ ब्लड दे सकता है ए को, बी को, ओ को, ए बी को, सबको ब्लड दे सकता है। किससे ब्लड रिसीव कर सकता है? सिर्फ ओ से ब्लड रिसीव कर सकता है। सो ओ यूनिवर्सल डोनर होता है। अब आज ही हम पढ़ेंगे कि जो यूनिवर्सल डोनर है ये ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव, ये अभी आपको क्लियर होगा पॉजिटिव नेगेटिव का यूनिवर्सल डोनर। और ए बी को मैं क्या बता रहा हूँ? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब ये कंसेप्ट हम देखते हैं, कौन किसे ब्लड दे सकता है, कौन किसे ब्लड नहीं दे सकता। सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि क्रोमोसोम 9 के ऊपर अलील्स होते हैं। ये अलील्स आई के फॉर्म में होते हैं। आई स्टैंड्स फॉर आइसो हीमोग्लोटिनोजन, आइसो हीमाग्लूटिनोजन, क्रोमोसोम 9। आमतौर पर एक ट्रेट के लिए 2 अलील्स होते हैं। लाइक हाइट के लिए कितने अलील्स हैं? 2 अलील्स हैं। हाइट के लिए 2 अलील्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। मगर ब्लड ग्रुपिंग ये एक ट्रेट है, इसके लिए अलील्स कितने हैं? 2 से ज़्यादा हैं। आई ए, आई बी, स्मॉल आई। अगर किसी ट्रेट के लिए अलील्स 2 से ज़्यादा हों उन्हें कहते हैं मल्टीपल अलील्स। तो टॉपिक का नाम क्या है? मल्टीपल अलील्स। वाई? इसलिए कि एक ऐसा ट्रेट हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके लिए अलील्स 2 से ज़्यादा हैं। सो मल्टीपल अलील्स क्या होंगे? इफ़ अ ट्रेट is controlled by more than 2 alleles, by more than 2 alleles, then those alleles are known as मल्टीपल अलील्स। तो ये अलील्स मल्टीपल अलील्स कहलाते। टॉपिक का नाम इसलिए मल्टीपल अलील्स रखा है। अब आते हैं कौन किसे ब्लड दे सकता है, ये कंसेप्ट पहले समझते हैं। हम कंसिडर करते हैं ये है आरबीसी। इस आरबीसी के ऊपर ये है एंटीबॉडी। एक और आरबीसी, ये है आरबीसी। इसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ एंटीजन। ये है एंटीजन। तो ये अब याद रख लीजिए, ये साइन होगा एंटीजन का, ये साइन होगा एंटीबॉडी का। हमने ये डिस्कस करना है कि ए बी आपस में ब्लड दे सकते या नहीं दे सकते। अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब ये होगा उसमें एंटीजन ए मौजूद है, एंटीबॉडी बी मौजूद है। एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। एक शख्स का ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन होगा बी,
एंटीबॉडी कौन सी होगी? ऑपोजिट टाइप की। एक शख्स का ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी, इसमें एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन होगा ए बी। एंटीबॉडी कौन सी होगी? कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। जब एंटीजन होता है तो एंटीबॉडी एब्सेंट होती है उस टाइप की। दोनों एंटीजन है तो दोनों एंटीबॉडीज एब्सेंट होंगी। एक है ब्लड ग्रुप ओ, कौन सा एंटीजन मौजूद है? कोई भी एंटीजन नहीं है। कौन सी एंटीबॉडी होगी? फिर दोनों एंटीबॉडीज होंगी, ए एंड बी। तो आपने याद रखना है, इसमें ऊपर वाला होगा एंटीजन, नीचे होगी एंटीबॉडी। अब अगर आप ए ब्लड ए को देना चाहें, एक और शख्स है इसका ब्लड ए है, ए ब्लड ए को देना चाहें, आप आसानी से दे सकते हैं। ए में कुछ ऐसा नहीं है जो अगले ए में ना हो, दोनों में सेम एंटीजन्स हैं, दोनों में सेम एंटीबॉडीज़ हैं, आप ये ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। मगर अगर आप इस तरह करेंगे, इस एक ब्लड इस बी वाले को देंगे तो क्या होगा? इस एंटीजन के साथ ये एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी, सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करते हैं? सपोज ये एंटीजन ए है, एंटीजन ए, अगली तरफ एंटीबॉडी ए है, ये आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे? ये आपस में देखिए इस तरह से रिएक्ट करेंगे कि इस एंटीजन ए का एंटीजन बी एंटीबॉडी के साथ, ए एंटीबॉडी के साथ स्टक होगा, ये एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ स्टक होगा, दोनों आरबीसीज आपस में स्टक हो जाएंगे। कौन सा एंटीजन? एंटीजन ए एंटीबॉडी ए के साथ स्टक होगा। इसे कहते हैं एग्लूटिनेशन। प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि जो ब्लड कैपिलरीज है उनका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर है और बड़ी मुश्किल से उनके अंदर एक आरबीसी सिंगल पास हो सकती है। आरबीसी का डायमीटर 8 माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर ज़्यादा है कैपिलरी के डायमीटर से, तो बड़ी मुश्किल से एक सिंगल आरबीसी ब्लड कैपिलरीज में से पास होती है। ये है ब्लड कैपिलरी, इसमें आरबीसी पास हो रही है, तो बड़ी मुश्किल से एक ब्लड कैपिलरी में से आरबीसी पास होती है। अब अगर इस तरह से हो, इस ब्लड कैपिलरी से इस स्ट्रक्चर ने पास होना हो जहाँ पर आरबीसीज आपस में क्लम्प्ड हैं, अगर इस स्ट्रक्चर ने यहाँ पर पास होना हो, इट बिकम्स टू डिफिकल्ट फॉर इट टू पास। जब ये आरबीसीज पास होंगे तो ये आरबीसीज रप्चर होते जाएंगे, आरबीसीज के पास होते वक्त ये आरबीसीज रप्चर होते जाएंगे। जब आरबीसी रप्चर होंगे, आरबीसी काउंट कम होगा तो इसे सीवियर एनीमिया होगा, जिससे डेथ हो सकती है। ये कब होगा? जब आप ए ब्लड बी को देंगे तो जो डोनर का एंटीजन है, हमेशा डोनर का एंटीजन रिएक्ट करता है, वो रेसिपिएंट के, जिसने ब्लड रिसीव किया, उसके एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा, सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी के साथ क्लम्प्ड होगा, आरबीसीज आपस में क्लम्प्ड होंगे, इसे एग्लूटिनेशन कहते हैं, और इसकी वजह से आरबीसीज ब्लड कैपिलरीज में से पास नहीं हो सकेंगे। सो रूल क्या याद रखना है ताकि आगे आपको ये थ्योरी क्लियर हो कि ऑलवेज एंटीजन ऑफ डोनर reacts with antibody of recipient. In very simple words, आपने ये याद रखना है प्रिंसिपल कि for agglutination to occur, for this reaction to occur, antigens must be present
इन ब्लड ऑफ डोनर, डोनर के ब्लड में एंटीजन्स मौजूद होने चाहिए। अब ये प्रिंसिपल अगर आपको याद रहा, बाकी सारे केस आपके लिए समझना बड़े इजी होंगे। अब देखते हैं, ए का ब्लड, लिहाजा आप बी को नहीं दे सकते। मैं क्रॉस करता हूँ इसको, ए का ब्लड बी को नहीं दे सकते। और आपने बी का ब्लड ए को देना होगा। अगर आप बी का ब्लड ए को देना चाहते हैं, बी ब्लड ए को देना चाहते हैं, तो ये एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा, ये ब्लड नहीं दिया जा सकता। क्या बी का ब्लड ए बी को दिया जा सकता है? पहले ए बी पर फोकस करते हैं। ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। अब अगर बी ब्लड ए बी को देना चाहे, दे सकते हैं। इस एंटीजन के अगेंस्ट या कोई एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, वो ब्लड रिसीव कर सकता है। अगर आप ए का ब्लड ए बी को देना चाहे, दे सकते हैं। इसके इस एंटीजन के अगेंस्ट वह कोई एंटीबॉडी नहीं है। आप ओ का ब्लड ए बी को देना चाहें, क्यों दे सकते हैं? ओ क्यों ए बी को दिया जा सकता है? ओ ए बी को इसलिए दिया जा सकता है कि ओ में एंटीजन्स नहीं है। तो एग्लूटिनेशन होने के लिए डोनर में एंटीजन होना चाहिए। डोनर का एंटीजन रेसिपिएंट की एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा। जो फर्स्ट रिएक्शन हुआ तो किस तरह से हुआ था, मैं रिपीट करता हूँ। ए का ब्लड जब आपने बी को दिया था, तो ए का ये एंटीजन ए इस एंटीबॉडी ए के साथ रिएक्ट करेगा। एक आरबीसी का एंटीजन अगले आरबीसी के एंटीबॉडी के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? एंटीजन गेट्स स्टक इनटू एंटीबॉडी, RBCs are clumped together and this clumping together is called agglutination. उस एग्लूटिनेशन की वजह से क्या होगा? आरबीसीज पास नहीं हो सकेंगे कैपिलरीज में से और रप्चर होते जाएंगे, स्वेयर एनीमिया होगा। ये कब होगा? जब डोनर के ब्लड में एंटीजन होगा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी रेसिपिएंट में होगी। मगर अगर आप बी का ब्लड ए बी को देना चाहते हैं, तो ए बी में तो कोई एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी ना होने की वजह से ए बी सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है, ओ से भी रिसीव कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ओ यूनिवर्सल डोनर क्यों है। ओ क्यों सबसे ब्लड को दे सबको ब्लड दे सकता है। अब आप ओ को फॉलो कर लें, ब्लू लाइन। ओ ए बी को ब्लड दे सकता है, जी दे सकता है, इसलिए कि ओ में एंटीजन नहीं है। उस वक्त रिएक्शन होगा जब एंटीजन्स किस में होंगे? डोनर में। प्रिंसिपल दोबारा देख लें। फॉर एग्लूटिनेशन टू अकर, एंटीजन्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ डोनर। तो चूंकि ओ में एंटीजन है नहीं, ये ए बी को ब्लड दे सकता है। क्या ओ ब्लड ए को दिया जा सकता है? जी दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? ओ में एंटीजन नहीं है, रिएक्शन नहीं होगा। रेसिपिएंट का एंटीजन डाइल्यूट हो जाता है, वो रिएक्ट नहीं करता। उस वक्त रिएक्शन होगा जब डोनर में एंटीजन होगा। ओ बी को ब्लड दे सकता है, जी हाँ, इसलिए कि ओ में एंटीजन नहीं है। तो ओ इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज इट हैज नो एंटीजन। ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज इट हैज गॉट नो एंटीबॉडीज। अब ओ ए बी को ब्लड दे रहा है, क्या ए बी ओ को ब्लड दे सकता है? वेरी इंटरेस्टिंग। क्या ए बी ओ को ब्लड दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? इसके इन एंटीजन्स के अगेंस्ट या एंटीबॉडीज मौजूद है, तो लिहाजा ये ब्लड नहीं दिया जा सकता। ओ ए बी को दे सकता है, ए बी ओ को नहीं दे सकता। ओ क्यों दे सकता है? ओ में एंटीजन्स नहीं है। ए बी क्यों नहीं दे सकता? इसलिए कि ए बी में एंटीजन्स है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज वहाँ मौजूद है। तो लिहाजा ए बी किसी को भी ब्लड नहीं दे सकता। ए बी के इन एंटीजन्स के अगेंस्ट यहाँ पर भी एंटीबॉडी है, ए बी के एंटीजन के अगेंस्ट यहाँ पर भी एंटीबॉडी है, ये किसी को भी ब्लड नहीं दे सकता। ओ सबको दे सकता है। तो इट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड हियर व्हेन यू आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपने प्रिंसिपल्स देखने हैं, इसे आज दोबारा कंप्लीटली रिवाइज करना है। और प्रिंसिपल क्या याद रखना है कि ओ इज द यूनिवर्सल डोनर because what? Because it has no antigens. A B
is the universal recipient because it has no antibodies. It has no antibodies. ए बी में दोनों एंटीजन से कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो बन जाएगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। देख लें, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ओ में कोई एंटीजन नहीं है, तो ओ यूनिवर्सल डोनर बन जाएगा, ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट बन जाएगा। अभी तक हमने प्लस माइनस स्टार्ट नहीं किया, उसके बाद अभी स्टार्ट होंगे कि ए प्लस ए माइनस को ब्लड दे सकता है या नहीं, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव को ब्लड दे सकता है या नहीं, ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है या ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट या ए बी नेगेटिव, ये अभी आएंगे। कुछ इंडिविजुअल्स में क्रोमोसोम 19 के ऊपर, क्रोमोसोम 19 के ऊपर एस ई अलील्स होते हैं। इन इंडिविजुअल्स को कहते हैं सेक्रीटर्स। इसकी सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ इन इंडिविजुअल्स में क्या होगा, जो एंटीजन इनके ब्लड में मौजूद हैं वही एंटीजन इनके स्लाइवा में भी होंगे। सो सेक्रीटर्स आर इंडिविजुअल्स with antigens present in saliva, with antigens present in saliva along with blood. In saliva also कर दे सिंपली, इनके ब्लड के साथ saliva में भी एंटीजेंस होते हैं। ये वो इंडिविजुअल्स होंगे जिनके क्रोमोसोम 19 पर एसई अलील होगा। They have SE allele on chromosome 19। हम ब्लड ग्रुपिंग के जरिए पैटर्निटी स्टैब्लिश कर सकते हैं किसी हद तक कि ये बच्चा किन पेरेंट्स का है। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, दो पेरेंट्स है, वो क्लेम करे कि बच्चा उनका होगा, ये बच्चा उनका है, फादर मदर, ये पेरेंट्स क्लेम करे कि बच्चा उनका है। अब फादर का ब्लड ग्रुप देखते हैं वो है बी, मदर का ब्लड ग्रुप हम देखते हैं वो है ओ, ये बच्चा इन पेरेंट्स का नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब ये होगा कि इसके क्रोमोसोम पर अलील्स या तो आई बी होंगे या आई बी स्मॉल आई होंगे। अगर मदर ओ है, इट मीन्स वह अलील्स स्मॉल आई है। तो एक ये तो अलील्स है ही नहीं, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप तो ए हो नहीं सकता इनके अपने बच्चे का, इट मीन्स ये बच्चा इन पेरेंट्स का नहीं है। तो किसी हद तक ब्लड ग्रुपिंग के ज़रिए हम पैटर्निटी पेरेंटहुड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, जब तक आप ये रिवाइज कर लें। फिर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव का एक बहुत ही अहम कंसेप्ट एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि जिसमें ये सारा टेबल दोबारा रिवाइज होगा, दोबारा ड्रॉ होगा। जब तक आप इसे देख लें।
अब देखते हैं RH एंटीजन का कंसेप्ट। RH एंटीजन साथ ये देखा गया कि अक्सर के क्रोमोसोम 1 के ऊपर एक और अलील हो सकता है, डी के फॉर्म में या स्मॉल डी के फॉर्म में। अगर किसी इंडिविजुअल में कैपिटल डी अलील्स हों या कैपिटल डी स्मॉल डी अलील्स हों, उनकी आरबीसी के ऊपर एक और एंटीजन भी हो सकता है, इसे RH एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन सबसे पहले एक मंकी में देखा गया, दैट इज रीसस मंकी। और अगर स्मॉल डी हो तो विल बी नो RH एंटीजन। तो RH एंटीजन का कंसेप्ट ये है। अब देखते हैं RH एंटीजन की वजह से ब्लड ग्रुपिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा। सेम टेबल, एंटीजन पहले अलील्स ऑन क्रोमोसोम 9, उनकी वजह से एंटीजन होगा एंटीबॉडी, RH अगर मौजूद हो तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, लेट्स सी। फर्स्ट हम अलील्स डिस्कस करते हैं। अगर अलील्स IA या IA स्मॉल आई हो तो हमने अभी डिस्कस किया एंटीजन ए होगा, ब्लड में एंटीबॉडी उसकी ऑपोजिट होगी। अगर RH एंटीजन मौजूद हो तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ब्लड ग्रुप होगा A पॉजिटिव। RH की वजह से आप पॉजिटिव कहेंगे। अब अलील्स अगर इसके बरअक्स ये हो IB या IB स्मॉल आई, तो एंटीजन होगा B एंटीजन और एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट होती है A। और RH मौजूद हो तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा B पॉजिटिव। अब ऊपर जिसमें एंटीजन A मौजूद था, एंटीजन A, एंटीबॉडी B, अगर इनमें RH मौजूद ना हो तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A नेगेटिव होगा। सिर्फ RH एब्सेंट तो A नेगेटिव। नीचे वाले में अगर एंटीजन B हो, एंटीबॉडी A, RH मौजूद ना हो तो B नेगेटिव होगा। B पॉजिटिव, B नेगेटिव। तो B पॉजिटिव और B नेगेटिव में सिर्फ एक फ़र्क है, B पॉजिटिव में RH मौजूद है, B नेगेटिव में RH एंटीजन मौजूद नहीं है। A पॉजिटिव में RH है, A नेगेटिव में नहीं है। नेक्स्ट, अगर IA IB दो एक साथ हो, एंटीजन्स होंगे AB, एंटीबॉडीज दोनों एब्सेंट होंगे। अब अगर RH मौजूद हो तब ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, AB पॉजिटिव। और अगर AB एंटीजन्स हो, एंटीबॉडीज एब्सेंट है, RH भी एब्सेंट, तो AB नेगेटिव होगा। और अगर स्मॉल आई एलील्स हो, अगर स्मॉल आई एलील्स हो तो एंटीजन्स दोनों एब्सेंट होंगे, एंटीबॉडीज दोनों मौजूद होंगे, RH मौजूद हो तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ब्लड ग्रुप होगा O पॉजिटिव। और अगर इसी केस में RH एब्सेंट हो, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा।
सो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव में इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो पॉइंट ऑफ डिबेट है वो अब ये है, कौन किसे ब्लड दे सकता है, अगेन ये हमने डिस्कस करना है। इसमें आप एक केस समझ लें, बाकी सारे केस आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम ए पॉजिटिव ए नेगेटिव का केस डिस्कस करते हैं। दिस इंडिविजुअल इज ए positive. The next individual who's receiving blood from this individual may be A negative. इन दोनों के ब्लड में इनिशियली फ़र्क क्या है? ए पॉजिटिव में एंटीजन ए मौजूद है, ए नेगेटिव में भी एंटीजन ए मौजूद है। ए पॉजिटिव में एंटीबॉडी बी मौजूद है या फिर बी एंटीबॉडी बी मौजूद है। आर एच ए पॉजिटिव में है, ए नेगेटिव में आर एच मौजूद नहीं है। अब अगर ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को ब्लड देना चाहे, दे सकता है, कोई मसला नहीं है। ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को मल्टीपल टाइम्स ब्लड दे सकता है, इसलिए कि अगर ए नेगेटिव डोनर हो जाए उसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो ए पॉजिटिव में ना हो। ए एंटीजन बी एंटीबॉडी वहाँ पर भी मौजूद है। मगर अगर ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को ब्लड देना चाहे तो समथिंग न्यू इज कमिंग। व्हाट इज न्यू दैट इज कमिंग? ए पॉजिटिव का ब्लड ए नेगेटिव को दिया जाए तो व्हाट इज न्यू? दैट इज आर एच एंटीजन, आर एच आ रहा है। अब जैसे ही आर एच एंटर होगा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगे, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगे। ये एंटी आर एच एंटीबॉडीज ये बनना शुरू होंगे। तो ये क्या है? दीज आर एंटी आर एच एंटीबॉडीज, दे बिगिन टू फॉर्म। ये बनना शुरू होंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ ये एंटी आर एच एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगे। अब इसी ए नेगेटिव वाले को, जिसमें जिसे आपने पहले एक बार ये ब्लड दिया है, एक बार वो ब्लड रिसीव कर चुका है और उसके ब्लड में एंटी आर एच एंटीबॉडीज भी बन गए हैं, बहुत मल्टीपल। अब अगर वो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन के बाद सेकंड ट्रांसफ्यूजन देगा, सेकंड ट्रांसफ्यूजन, तो अब इस बार जब आरबीसीज एंटर होंगे विद आरएच, तो अब बहुत स्वेयर रिएक्शन होगा। अब चूंकि पहले से एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच मौजूद है तो बहुत स्वेयर रिएक्शन होगा, स्वेयर एग्लूटिनेशन होगी। तो लिहाजा ए पॉजिटिव ब्लड ए नेगेटिव को एक बार दिया जा सकता है, एंटीबॉडीज उस वक्त बनना शुरू होंगी, बन नहीं चुकी होंगी। अगली बार अगर आप इसको दोबारा वही ब्लड देंगे तो उसमें रिएक्शन होगा, सेकेंड टाइम आप नहीं दे सकते। ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को मल्टीपल टाइम्स दिया जा सकता है। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को इमरजेंसी में एक बार दिया जा सकता है। एक हॉस्पिटल में केस लाया गया, बहुत सख्त सीवियर इंजरी हुई है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है उसका, ओ नेगेटिव भी नहीं है, ए नेगेटिव भी नहीं है, तो अब मजबूरन उसको ए पॉजिटिव ब्लड एक बार दे सकते हैं। उस बार क्या होगा? एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी, मगर उसे एक कार्ड रिलीज होगा कि आपको एक बार ए पॉजिटिव ब्लड मिल चुका है, नेक्स्ट टाइम अपने ब्लड रिसीव नहीं करना, तो नेक्स्ट टाइम उसके लिए सेफ नहीं कि दोबारा वो ब्लड रिसीव करें। अब देखिए इसी टेबल की तरफ हम आते हैं, ये जनरल रूल सब पर अप्लाई होगा। अब देखिए ए नेगेटिव ब्लड ए पॉजिटिव को मल्टीपल टाइम्स दिया जा सकता है। ए पॉजिटिव ब्लड ए नेगेटिव को एक बार दिया जा सकता है, वंस ओनली। सेम केस अगले पर अप्लाई कर ले, बी नेगेटिव ब्लड बी पॉजिटिव को मल्टीपल टाइम दिया जा सकता है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव को एक बार दिया जा सकता है। इसी तरह से
ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को मल्टीपल टाइम्स दिया जा सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव को एक बार दिया जा सकता है। ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव को मल्टीपल टाइम्स दिया जा सकता है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को एक ही बार दिया जा सकता है। तो नेगेटिव ब्लड उसी ग्रुप के पॉजिटिव को मल्टीपल टाइम्स दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि जब नेगेटिव डोनर होगा उसके ब्लड में कोई RH एंटीजन है ही नहीं, मगर पॉजिटिव ब्लड उसी ग्रुप के नेगेटिव को सिर्फ एक बार दिया जा सकता है। तो आप इसी से डिसाइड कर लें कौन यूनिवर्सल डोनर होगा, ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव, कौन सा मल्टीपल टाइम दिया जा सकता है, ओ नेगेटिव। लिहाजा ओ नेगेटिव क्या होगा, ये यूनिवर्सल डोनर बन जाएगा ओ नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव में कौन यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा, कौन बार बार ब्लड रिसीव कर सकता है, ए बी पॉजिटिव, ये बन जाएगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब इससे मिलती जुलती एक कंडीशन हम डिस्कस करते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। सपोज मदर ने कंसीव किया है, शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज नेगेटिव, शी में बी ए नेगेटिव बी नेगेटिव, एंड चाइल्ड जिसे हम फीटस कहते हैं इनिशियली, फीटस इज ए पॉजिटिव। दरमियान में इनके ब्लड को सेपरेट कर रहा है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के जरिए कनेक्टेड है। तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे के RBCs मदर के बॉडी में आ जाए, they may seep through placenta and they may enter the mother's blood, जबकि इस बच्चे के RBC के ऊपर RH मौजूद है। जब हमने कहा से कहा कि RH मौजूद है, ब्लड पॉजिटिव है, तो RH तो मौजूद होगा। अब जैसे ये RBCs मदर में आएंगी बच्चे की, इनके अगेंस्ट RH एंटीजन बनना शुरू होंगे। तो ये जो एंटी RH है ये बनना शुरू होंगे, सिर्फ एंटी RH antibodies begin to form। कोई रिएक्शन नहीं होगा जब ये एंटीबॉडीज वापस बच्चे में जाएंगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये बच्चा सेफली डिलीवर होगा। जैसे पहली बार सेफ डिलीवरी पॉसिबल है। अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट फीटस को। नेक्स्ट टाइम इफ दिस मदर इज प्रेग्नेंट अगेन, मदर इज ऑलरेडी नेगेटिव, अगर फादर पॉजिटिव हो तो फीटस के पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, फादर के पॉजिटिव होने के चांसेस हैं फीटस के। अब इस मदर में इस बार क्या चीज़ डिफरेंट है, इसमें पहले से एंटीबॉडीज मौजूद है बहुत सारे। कौन से एंटीबॉडीज, एंटी RH एंटीबॉडीज बहुत सारे मौजूद हैं। जो फर्स्ट टाइम बच्चे के RBCs एंटर हुए थे उससे एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हुए थे। जब वो चाइल्ड डिलीवर होगा मज़ीद उसके RBCs प्लेसेंटा के डिटेच होते वक्त एंटर होते हैं, तो एंटी RH एंटीबॉडीज़ इस मदर में बहुत ज़्यादा बन चुके होते हैं। अगर नेक्स्ट फीटस पॉजिटिव है यानी उसके RH के ऊपर, उसके RBC के ऊपर RH एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। मदर का ब्लड तो नॉर्मली आता रहता है, मदर का ब्लड तो बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए बच्चे में आता है और बच्चे से वेस्ट कैरी करने के लिए आता है प्लेसेंटा के थ्रू। अब अगर ये एंटी RH एंटीबॉडीज़ किसी भी टाइम बच्चे में एंटर हो, ये एंटीबॉडीज़ यहाँ पर एंटर होते ही
आरबीसीज को बर्स्ट करना शुरू कर देंगे, रिएक्शन करना शुरू कर देंगे, आरबीसीज बस्ट होंगे इस फीटस के। अब रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा, या तो एबॉर्शन हो जाएगी, यानी मिसकैरेज हो जाएगा। इफ चाइल्ड इज डिलीवर्ड बिफोर टाइम, ये मिसकैरेज है। नेचुरली हो तो मिसकैरेज है, मदर टैबलेट करके टर्मिनेट कर दे तो उसे एबॉर्शन कहते हैं। आर्टिफिशियली हो तो एबॉर्शन, नेचुरली हो तो मिसकैरेज। तो बिफोर टाइम ये चाइल्ड ज़ाया हो सकता है, जिसे मिसकैरेज कहते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि स्टिल बर्थ हो सकती है। स्टिल बर्थ मीन्स बर्थ ऑफ अ डेड चाइल्ड, बर्थ ऑफ अ डेड चाइल्ड, चाइल्ड डिलीवर हो और मुर्दा पैदा हो, ये स्टिल बर्थ होगी। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि चाइल्ड अलाइव बोर्न हो, जिंदा उसकी पैदाइश हो, जिंदा हो, मगर उसे स्वेयर जॉन्डिस हो, बिकॉज आरबीसीज में रप्चर हो रहे हैं। आरबीसीज के रप्चर होते वक्त हमने होम्योस्टेसिस में पढ़ा है कि बिलिरुबिन प्रोड्यूस होगा, बिलिरुबिन जाकर जॉन्डिस कॉज कर लेगा। तो थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि लाइव बर्थ हो बट विथ स्वेयर जॉन्डिस। अब अगर ये थर्ड कंडीशन, फर्स्ट टू कंडीशन में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, मिसकैरेज हुआ, स्टिल बर्थ हुई, द चाइल्ड इज ऑलरेडी डेड। अब अगर बच्चा पैदा हुआ, जिंदा है, स्वेयरली जॉन्डिस्ड है, और उसके ब्लड में मदर की बहुत सारी एंटीबॉडीज आई हुई है, तो हम क्या करते हैं, इस बच्चे को ए नेगेटिव ब्लड बार बार ट्रांसफ्यूज करते हैं। हम इस बच्चे को ए नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, उसी पर उसे ज़िंदा रखेंगे, इसलिए कि ए नेगेटिव ब्लड के अगेंस्ट उन एंटीबॉडीज़ का रिएक्शन नहीं होगा। ए नेगेटिव ब्लड में आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन नहीं होता, तो जब तक मदर की वो एंटीबॉडीज़ का असर रहता है तब तक हम उसे ए नेगेटिव ब्लड देते रहेंगे। जैसे वो एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाए, हम वो अपने ब्लड पर फिर सर्वाइव कर सकेगा। तो ये इस बच्चे का फेट होगा, मगर इस कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर पहले से पता हो कि फादर पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, और इस कंडीशन के होने का ख़तरा है, तो मदर को एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसे कहते हैं एंटी सीरम इंजेक्शन। एंटी सीरम इंजेक्शन, ये इंजेक्शन कब कब लगता है? 2 बार लगता है। एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगता है मदर को। नंबर 2 चाइल्ड के डिलीवर होने के विद इन 72 आवर्स लगता है, विद इन 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी अगेन लगता है। ये इंजेक्शन क्या करेगा? देखिए इस इंजेक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। ये मदर, ये फीटस, इस इंजेक्शन से मदर के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी कि जैसे ही फीटस के आरबीसीज मदर में आते हैं जिनके ऊपर आरएच मौजूद हैं, तो इससे पहले कि इन आरबीसीज के अगेंस्ट मदर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो, ये इंजेक्शन के एंटीबॉडीज उनको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और उनके अगेंस्ट कोई एंटी आरएच एंटीबॉडी नहीं बनती। नो एंटी आरएच एंटीबॉडीज फाउंड, ये बहुत कम बनती है। तो जो एंटीबॉडीज है ये कहाँ से आ रही है? ये इस इंजेक्शन से। जो ब्लैक मैंने शो किए, दीज आर एंटीबॉडीज इन इंजेक्शन, ये उस मेडिसिन के अंदर होती है। तो ये एंटीबॉडीज आरबीसीज के आते ही उनको डिस्ट्रॉय कर लेंगी और उनके अगेंस्ट एंटी आरएच एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, डिलीवरीज सेफ होती जाएंगी। तो इस कंडीशन को हम रोक सकते हैं। इस कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्यों कहते हैं? जब बच्चे के आरबीसीज बस्ट होना शुरू होते हैं तो उसमें बहुत सारे नए आरबीसीज बनते हैं। उन न्यू आरबीसीज को
एरिथ्रोब्लास्ट्स कहते हैं, फीटस के एरिथ्रोब्लास्ट, तो इसीलिए हम इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। जब बच्चे के आरबीसीज बस्ट होते जाते हैं तो बहुत सारे नए आरबीसीज उसके लिवर में, स्प्लीन में बनते जाते हैं, जिनको एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। इमेच्योर आरबीसीज होते हैं जो खुद ब खुद ज़ाया होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको नोट्स में मिलेगा। आज आप यही देख लें, मैंने ये 2 टॉपिक्स आज एक साथ पढ़ाए ताकि कल हम कंबाइंड क्लास फिर बायो 1 के लिए उसमें सारे के सारे वायरल डिजीजेस कवर होंगे इंशाल्लाह। सो इसे आज आपने लाजमी फ्रेशली देखना है ताकि आप ये भूल ना जाएं। बहुत इंटरेस्टिंग इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। सी यू टुमारो इंशाल्लाह।